वो जायज़ औलादें हैं नवाब रज़ा अली खान की। अब कोई चुट भैया अपने आप को कोशिश करे, सबके राज मुझे पता है, वो अभी मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर मेरे ऊपर किसी ने उंगली उठाई उस वक्त आगे को कोई मेरे ऊपर कुछ कहेगा उसका जवाब मैं दूंगा। एक तानाशाह ने रामपुर की तारीख मिटाने की पूरे कोशिश की, प्रयास किए और किसी हद तक मिटा भी पाया, कुछ सारे यहाँ के गेट तोड़ दिए। लेकिन मैं कभी बीजेपी में नहीं हूँ, लेकिन मैं मुख्यमंत्री के साथ हूँ, हर तरीके से मैं उनको सपोर्ट करूँ। आज़म किसी और के ऊपर आरोप नहीं लगा सकता है कि उसकी वजह से मेरे साथ ये हो रहा है, किसी मुख्यमंत्री की वजह से हो रहा है, किसी पार्टी की तरफ से हो रहा है, किसी व्यक्ति विशेष की तरफ से। उनके अपने बेटे ने उनकी सियासी लंका ढा दी और ये बिल्कुल साबित है, ये अंत हो चुका है। सियासत नूर महल से ख़त्म नहीं हुई है, वरना इंशाल्लाह होगी। देखिए, ऐसा है कि लगातार अखबारों में तरह तरह की बातें आ रही हैं और रामपुर के नवाब ख़ानदान की तारीख पे भी बातें आ रही हैं, उस पर भी अलग अलग बयान लोगों के आ रहे हैं। मैं एक बार आखिरी बार ये चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट ने, जो हमारे हिंदुस्तान के, हमारे मुल्क के सबसे बड़े इदारे हैं, उन्होंने नवाब रज़ा अली ख़ान को आखिरी नवाब माना। इसलिए उनकी जायदाद का बंटवारा हो रहा है, क्योंकि वो आखिरी नवाब थे रामपुर के। उसके बाद कोई कुछ क्लेम करते रहे। उन्होंने रियासत मर्ज करी मई 1949 में, और मर्ज करने के बाद उनकी ज़िंदगी तक उन्हें वो इख्तियार था कि वो अपना टाइटल, अपनी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, अपना कोट ऑफ आर्म्स, अपना झंडा, वो अपनी ज़िंदगी तक इस्तेमाल कर सकते थे। ये भारत सरकार ने उनको वो इख्तियार दिया। उनके इंतकाल के बाद 1966 के बाद वो चीज़ ख़त्म हो गई। तो ये बिल्कुल साफ जाहिर सी बात है कि नवाब रज़ा अली ख़ान रामपुर रियासत के आखिरी नवाब थे और उनकी ही जायदाद, उनके इंतकाल के बाद उनकी ही जायदाद का बंटवारा शरीयत के हिसाब से हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि एक दफ़ा रियासत मर्ज हो गई, उसके बाद जो भी रईस है, जो भी नवाब हैं, जो भी महाराजा हैं, वो एक आम भारत नागरिक हैं और उनको उनके राइट्स हैं जो एक आम भारत नागरिक के होते हैं। सबका एक ही बराबर स्टेटस है। तो ये चीज़, ये साफ जाहिर है। कोई इस प्रॉपर्टी पे मेन मुकदमा ख़त्म हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है, इसमें फैसले में कोई अब मुकदमा नहीं है। सिर्फ जो कोर्ट में चल रहा है वो ये चल रहा है कि जो जायदाद है उसमें बंटवारा किस हिसाब से होगा, किसको आगे का कितना मिलेगा, कितना किसी को पीछे का मिलेगा, सिर्फ उस चीज़ पे। लेकिन फैसला हो चुका है, कोई जो मुकदमा है वो ख़त्म हो चुका है। और हमारा जो मुकदमा था, रामपुर रियासत का जो मुकदमा था, ये एक लैंडमार्क जजमेंट था। इस जजमेंट को फरीदकोट राजघराने ने अपने अदालत में उसे इस्तेमाल किया है। मेवाड़, जो उदयपुर की रियासत है, उन्होंने इस जजमेंट को लगाया अपने मुकदमों में। पन्ना रियासत ने लगाया, ग्वालियर ने लगाया है। हर जगह जहां मुकदमे चल रहे थे इस बंटवारे को लेकर के, रईस के ख़त्म होने के बाद, उनके इंतकाल के बाद कैसे होगा, वो सब उसमें आया है। तो इसमें अब कोई संदेह नहीं, वो बहुत क्लियर कट, ट्रांसपेरेंट सा जजमेंट है। अच्छा, मैं जिस तरीके से वो बात हो रही है कि वो सलमान साहब हैं, उनको कहीं, देखिए ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट ने जो हिस्सेदार बना है नवाब रज़ा अली ख़ान की जायदाद के, वो जायज़ जो हिस्सेदार है।
जो उनकी औलादें थीं, जिनके आपस में बंटवारा हो रहा है, वो जायज़ औलादें हैं नवाब रज़ा अली खां की। अब कोई चुट भैया अपने आप को कोशिश करे, उसने कई बार अपना कोशिश की कि वो भी इस मुकदमे में घुस जाए, सब जगह सब कोर्टों से निकाल बाहर कर दिया। ये तो फ्रॉड लोग होते हैं। पैसे की जहां भनक पड़ती है कि पैसा मिल जाएगा, उसमें कूद जाए। वो अपने आप को फिर नवाबजादा क्यों नहीं, वो ही इज नॉट मेन नवाब रज़ा अली खां और उनकी शाख। उनकी दादी बहन थी किसी नवाब की, उनकी औलाद। ऐसे तो कई हजार हमारे रिश्तेदार हैं, लेकिन जो डायरेक्ट नवाब रज़ा अली खां का ख़ानदान है, वो वही ख़ानदान है जो इस मुकदमे में जिनके शरीयत के हिसाब से हिस्से बटे। लड़कों को जो बेटे थे उनको दुगना हिस्सा, बेटियों को सिंगल हिस्सा, और 1% जो बीवी के लिए होता। ये शरीयत जो हमारा इस्लामी कानून है उसके हिसाब से। इसके अलावा कोई कुछ कहता रहे, उससे कोई मतलब। अच्छा, ये जो आपकी चचेरी बहन है निगत भी, उनको कहीं ना कहीं बुढ़िया बुड्ढा जो कहने पर जो आप देखिए, ऐसा है मेरे ऊपर, देखो सीधी सी बात है, आपके ऊपर कोई हमला करेगा तो आप उसका सामना करोगे, डिफेंड करोगे या नहीं। मेरे ऊपर अगर कोई उंगली उठाए तो उसका जवाब मैं दे सकता हूं। कई लोगों के, सबके राज मुझे पता है, वो अभी मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर मेरे ऊपर किसी ने उंगली उठाई, उस वक्त मेरे ऊपर कहा, एक तस्करा मेरा किया गया, उसका जवाब मैंने दे दिया। आगे को कोई मेरे ऊपर कुछ कहेगा, उसका जवाब मैं दूंगा, लेकिन ये रिकॉर्ड मुझे स्ट्रेट करना है। दूसरी बार, सलमान जैसे लोग, ये तो कई 100 हैं ऐसे जो घुसना चाह रहे हैं मुकदमे में। इसमें मुकदमा तो ख़त्म हो चुका है, जजमेंट आ गया कि हमें भी मिले हैं, उन्हें किसी तरह से नहीं मिलेगा। रामपुर रोहेला की जो ज़मीन है नवाब गेट के पास, जहां आप जानते हैं कितने पुराने वक्त से कितने मैचेस वहाँ होते थे, हम खुद वहाँ चीफ गेस्ट बने और कई लोग आए। उस ज़मीन पे अभी 17 लाख की रजिस्ट्री सलमान ने करी है। किस उस पर करी है? उसकी ज़मीन नहीं है वो रोहेला टाइगर्स की ज़मीन। क्या वो खारिज कराने की मांग भी करेंगे? हाँ, मैंने जांच के लिए कहा है और मैं साबित करूंगा कि वो नाजायज़ कब्जा है और नाजायज़ वो उस पर रजिस्ट्री हुई है, वो कैंसिल होगी। जो उनका भी आरोप है कि कहीं ना कहीं वक्त की संपत्ति बेची गई है। वो आरोप लगाते हैं, वो अपने आप को डिफेंड कर रहा है। पहले उसका जवाब तो दे कि ये ज़मीन उसके पास आई कैसे, उसने रजिस्ट्री करी कैसे, ये बताए। रोहेला टाइगर्स की ज़मीन अब से नहीं, कई बरसों से उनके पास है, गैजेट में लिखा हुआ है कि ये ज़मीन उनकी है, कोई उसे नहीं बेच सकता है। ऐसा तो ये हुआ कि रज़ा डिग्री कॉलेज का जो मैदान है वो कोई बेच दे, खुसरो वो डिग्री कॉलेज है खुसरो बाग पे, उसे कोई बेच दे, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो वो तो पकड़ा जाएगा। दूसरी बात ये कि आइंदा भी अगर कोई ऐसी चीज़ होगी तो वो मैं सरकार के और प्रशासन और शासन के उनको उसका अवगत कराऊंगा और उसमें मैं चाहूँगा कि कार्रवाई हो, वो बहुत ज़रूरी है। एक जो मुझे सबसे ज़्यादा इस चीज़ का, यहाँ के जो हमारे मंडल आयुक्त हैं वो हैं, या हमारे ज़िला अधिकारी हैं, या और प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो अपने प्रयासों से रामपुर को एक दफ़ा फिर उसी मुकाम पे लाना चाह रहे हैं जिस पे था। एक तानाशाह ने रामपुर की तारीख मिटाने की पूरे कोशिश की, प्रयास किए और किसी हद तक मिटा भी पाया, कुछ सारे यहाँ के गेट तोड़ दिए। लेकिन यहाँ के प्रशासन ने, यहाँ की जो हमारी वर्तमान सरकार है, उन्होंने हर तरीके से दोबारा ये प्रयास किए। कल मैं गांधी समाधि पे गया, वहाँ उपजिला वो थे, SDM साहब थे, उन्होंने बहुत अच्छी तौर, बल्कि मेरे जो मेहमान थे, जो हमारे विदेशी डिप्लोमेट्स थे, वो आए थे, वो बहुत उसकी तारीफ़ भी कर रहे थे कि इतना खूबसूरत उन्होंने बना रहे। लेकिन वो तो मैंने बताया कि यहाँ गांधी जी की अस्थियाँ हैं, लेकिन ये जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है या और जो
डिपार्टमेंट्स हैं भारत सरकार के, उनको अपनी वेबसाइट्स पे डालना चाहिए, क्योंकि ये हिस्टोरिकल चीज़ है कि यहाँ गांधी जी की अस्थि हैं, यहाँ की हिस्ट्री के बारे में वो सब पता होना चाहिए। रज़ा लाइब्रेरी जो है मुझे थोड़ी तकलीफ़ हुई, क्योंकि उसका रख रखाव अभी भी किसी तरह से सही नहीं है। पेंट जो उसका है वो सही नहीं है, जो ओरिजिनल उस पर रंग होते थे वो होना चाहिए थे। तो वहाँ के जो रामपुर रज़ा लाइब्रेरी बोर्ड के जो मेंबरान हैं उनको ये देखना चाहिए कि जब आप जिस इमारत में इतना बड़ा ख़जाना है उस इमारत को खूबसूरत तो लगना चाहिए। गुंबद में से पेड़ उग रहे हैं कहीं और सब चूना लगा है। चूना तो वहाँ कभी होता ही नहीं था, हमेशा पेंट होता था, इनामल पेंट, वो होना चाहिए। तो जिस तरीके से मेंबरान कोई कुछ बोलता नहीं है, वो बस एक उनकी औपचारिकता है कि मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने हाजिरी दी और ख़त्म। मुझे बोर्ड के मेंबरानों में आपके भी परिवार से हैं, तो इसमें सबको बोलना चाहिए। मैं किसी एक शख्स को सिंगल नहीं उस पर निशाना नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ सारे जो बोर्ड है उनको देखना चाहिए कि जो, और इसके सबूत तो तस्वीरों में है, लाइब्रेरी के अंदर ही तस्वीरें के पहले जो रिसेंटली साउंड एंड लाइट शो हुआ, मैं बहुत खुश हूँ कि वो हुआ। मेरे ख्याल से एक दफ़ा जब मंडल आयुक्त यहाँ के ज़िलाधिकारी थे तो उन्होंने कराया था, और अब अभी कुछ दिन पहले हुआ। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि रामपुर के लोगों को पता होना चाहिए कि उनका इतिहास क्या है, उनकी तारीख क्या है। जो आसपास के पड़ोसी ज़िलों में कुछ नहीं है और हमारे पास है। ये जो आप खासबाग पैलेस देख रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में इससे बड़ा महल नहीं मिलेगा आपको कहीं भी। 2 और जो रियासतें थी टेरी गढ़वाल की, जो उत्तराखंड में, और एक बनारस, उनके पास भी इतने बड़े महल नहीं। और जो बुंदेलखंड के 3 रियासतें थीं, सरीला, चरखारी और समतर, उनके यहाँ भी ये नहीं है। तो जब इतनी बड़ी इमारत है, और हम लोगों ने हमारे आपस में थोड़े बहुत जो भी इख्तिलाफ है, लेकिन हम लोगों ने एज अ फैमिली, एक ख़ानदान के हैसियत से हमने ये तय किया है कि हम इस बिल्डिंग को प्रिजर्व करेंगे, क्योंकि ये रामपुर की पहचान है। रामपुर का नाम इससे ज़िंदा रहेगा। यहाँ एक बहुत आलीशान होटल बनेगा जो प्रोफेशनली रन होटल होगा। जो बड़ी बड़ी चेन्स हैं होटल्स की, उनके सामने उनको हम बिड करेंगे हम, और वो इसको चलाएंगे। आगे सामने ये सारा लॉन होगा, ये मैदान जो होगा वो उनको दिया जाएगा पैलेस के साथ। तो ये अपने आप में बहुत तारीखी एक इमारत भी है। और आप जानते हैं कि ये ब्रिटिश इंडिया की पहली सेंट्रली एयर कंडीशन बिल्डिंग थी, पहली 1932 में। इसके बाद बाकी जो महल हुए उनमें एयर कंडीशनिंग आने लगी, उससे पहले ये थी। जहाँ तक जो ये लोग, जब सब बंटवारा वगैरह सब हो जाएगा, तो जो लोग यहाँ रह रहे हैं, जैसे सामने के लोग रह रहे हैं, जिन्होंने उन लोगों को यहाँ किराए पे मकान दिए या रहने को कहा, या जितनी आराजी उनके पास है, जिन्होंने उनको वहाँ रखा, वो उनके हिस्से में से कटेगा। में आपकी परंपरागत चीजें, स्वाद, कांडा, और वहाँ पर आप जो है उपचुनाव होना, तो क्या तैयारी है आपकी? नहीं, ऐसा है, मैं वहाँ विधायक रहा और शिव बहादुर सक्सेना जी भी रहे, जितना मैं रहा उतना वो रहे, और उससे पहले हमारे वालिद भी थे, तो और हमारे चचा भी थे। और ये तो जमहूरियत है, इसमें कोई भी कहीं से लड़ सकता है, उसमें कोई पाबंदी किसी के ऊपर नहीं है। लेकिन हाँ, उपचुनाव में मैं ये कहूँगा कि मेरे पूरे प्रयास रहेंगे कि आज़म या उसके परिवार या किसी का कोई भी लड़ेगा तो मैं उसका विरोध करूँगा। ये मैंने बहुत स्पष्ट कर दिया था पिछले साल जब लोकसभा उपचुनाव हुआ था, उसमें मैंने ऐसे कदम उठाए जो मेरे ख्याल से कोई नॉर्मली उठाता नहीं, लेकिन मेरी जो प्राथमिकताएं थी वो अलग थी। तो लोकसभा उपचुनाव में भी मैंने तय किया, और जो शहर विधानसभा का उपचुनाव उसमें भी मैंने, और स्वार में भी यही होगा, और आगे को अगर चमरवे का होगा उसमें भी यही होगा। तो उस चीज़ पे से, उस रास्ते पे से तो मैं हटूंगा नहीं। मुझे उनका विरोध करना है और पूरा प्रयास करना है कि वो सीट हम अपने मुख्यमंत्री को दें। मैं बीजेपी में नहीं हूँ, लेकिन हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जो उनका रवैया हमारे परिवार के साथ रहा, हमारे साथ रहा, मैं कभी उसे भूल नहीं सकता, और मैं उनको सपोर्ट करूँगा।
और ये बात ऐसी नहीं है कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, रामपुर के बाहर, दिल्ली में और कई जगहों पे मैं ये बात साफ कह देता हूँ। लोग कहते हैं आप बीजेपी में, मैं बीजेपी में नहीं हूँ, लेकिन मैं मुख्यमंत्री के साथ हूँ, हर तरीके से मैं उनको सपोर्ट करूँ। मुझे पिछले रामपुर शहर के विधानसभा उपचुनाव में मुझे पार्टी से निकाल दिया, कांग्रेस पार्टी ने मुझे निकाला अनुशासनहीनता का आरोप लगा के। लेकिन ये तो आप लोग भी जानते हैं कि अनुशासनहीनता का कोई सबूत ही नहीं है। अनुशासनहीनता तब होती है जब आप पार्टी के प्रत्याशी का विरोध करें या पार्टी का जो अलायंस का प्रत्याशी है उसका विरोध करें, या पार्टी अगर आपको निर्देश दे कि आप फलाने प्रत्याशी को सपोर्ट करें, आप उसका विरोध करें, तब अनुशासनहीनता होती है। इस पे कोई अनुशासन नहीं। अच्छा, कौन सी ऐसी खास वजह थी जो आपने आजम खान की मुखालफत में चुनाव? वजह तो आप जानते हैं, मैं उसका विरोध करूंगा। उसमें वजह भी आप लोग जानते हैं, ये आपसे नहीं है, पहली बार नहीं हुआ, ये तो बरसों से हो रहा है। ये क्या माना जाए कि आजम खान या आजम खान के बेटे का जो सियासत है उसका अंत हो चुका है क्या? देखिए, एक कहावत है, घर का भेदी लंका ढाए। आजम किसी और के ऊपर आरोप नहीं लगा सकता है कि उसकी वजह से मेरे साथ ये हो रहा है, किसी मुख्यमंत्री की वजह से हो रहा है, किसी पार्टी की तरफ से हो रहा है, किसी व्यक्ति विशेष की तरफ से। उनके अपने बेटे ने उनकी सियासी लंका ढा दी और ये बिल्कुल साबित है, ये अंत हो चुका है। जो सामने समीकरण है, जो लीगल जो जितने ये मुकदमे चल रहे हैं, जिन जिन अदालतों में चल रहे हैं, इससे तो साफ जाहिर होता है। अच्छा, पिछले चुनाव में स्वार विधानसभा से आपके बेटे हमजा चुनाव लड़े थे, लेकिन शिकस्त का सामना करना पड़ा था। क्या अब मानते इस बात को? देखिए, हार जीत तो होती, मैं खुद हारा। मुझे 4000 वोट मिले या 40,000 मिले या 1 लाख के करीब मिले, मुझे किसी चीज़ की शर्म महसूस नहीं हुई। ये तो जमहूरियत है, लोग चाहते हैं जिसको चाहे उसे वोट दें और जिसको चाहे नहीं दें, इसमें बुरी बात क्या है। हमारे बड़े बड़े पार्टी के नेता हारे अपने क्षेत्रों से, फिर जीत गए, तो हार जीत तो चलती रहती है, इसमें कोई बड़ी बात। रामपुर में नूर महल एक सियासी अड्डा रहा है और एक अच्छा मुकाबला, वो तो अभी भी है, हाँ। वो तो अभी भी है। सियासत नूर महल से खत्म नहीं हुई, वरना इंशाल्लाह होगी।